चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं आपको किसी नामी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं आपको इब्न बतूता, चार्ल्स डार्विन, वास्को डा गामा, मार्को पोलो, सिंदबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे बहादुर घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा जिसने आसमान में घुमक्कड़ी का इतिहास ही बदल दिया। इस बहादुर घुमक्कड़ का नाम है चार्ल्स लिंडबर्ग। चार्ल्स लिंडबर्ग का जन्म सन 1902 में 1902 में अमेरिका के मिशिगन प्रांत के डेट्रॉयट शहर में हुआ था। उनके पिता अमेरिका में सांसद थे जिन्हें कांग्रेसमैन कहा जाता है। चार्ल्स लिंडबर्ग जब थोड़ा बड़े हुए तो उनकी रुचि हवाई जहाज उड़ाने में हो गई और उन्होंने नेब्रास्का के लिंकन इंस्टीट्यूट में जाकर पायलट की ट्रेनिंग की। इस तरह 1922 में 1922 में चार्ल्स लिंडबर्ग एक पायलट बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने बार्न स्टॉर्मिंग करना शुरू किया। बार्न स्टॉर्मिंग का मतलब होता है आसमान में हवाई जहाज को कलाबाजियां खिला देना। ये एक बहुत जोखिम भरा काम होता है और इसमें जान जाने का भी खतरा है। 1924 में 1924 में थोड़े समय के लिए चार्ल्स लिंडबर्ग अमेरिका की वायुसेना यानी एयरफोर्स में भी शामिल हुए। उसके बाद वे यूएस एयर मेल में शामिल हो गए और सेंट लुई से शिकागो तक की उड़ान भरने लगे। उनके हवाई जहाज में चिट्ठियों के सैकड़ों थैले भरे रहते थे। 1927 में 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इस साल फ्रांस के एक करोड़पति बिजनेसमैन रिचमंड ऑर्टिग ने ये ऐलान किया कि जो पायलट न्यूयॉर्क से पेरिस तक की उड़ान भरेगा नॉन स्टॉप, उसे $25,000 इनाम में दिए जाएंगे। उस जमाने में $25,000 बहुत बड़ी रकम थी। बच्चों, जब तुम दुनिया का नक्शा देखोगे तो यूरोप और अमेरिका दोनों महादेशों के बीच एक बहुत बड़ा समंदर मिलेगा जिसे अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशन कहते हैं। इस समंदर के ऊपर बिना रुके नॉन स्टॉप उड़ान भरना एक बहुत ही बड़ा जोखिम का काम था, लेकिन चार्ल्स लिंडबर्ग एक बहादुर पायलट था और उसने इस उड़ान भरने की कसम खा ली। इस उड़ान भरने के लिए चार्ल्स लिंडबर्ग को एक हवाई जहाज की जरूरत थी, लेकिन लिंडबर्ग के पास अपना हवाई जहाज खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपने शहर सेंट लुई के लोगों से कहा कि वे उसे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करके दें। तो चार्ल्स लिंडबर्ग ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। सेंट लुई के लोगों ने उसकी बहुत मदद की और देखते देखते हजारों डॉलर्स जमा हो गए। इसके बाद चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक छोटा सा हवाई जहाज बनवाया। अपने शहर सेंट लुई के सम्मान में उसने इस हवाई जहाज का नाम रखा स्पिरिट ऑफ सेंट लुई, यानी सेंट लुई की आत्मा। ये हवाई जहाज एक बहुत छोटा जहाज था, मोनोप्लेन था, यानी इसमें सिर्फ एक व्यक्ति सवार हो सकता था। 20 मई सन 1927 को चार्ल्स लिंडबर्ग अपने इस हवाई जहाज में न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट एयरफील्ड से रवाना हो गया। अटलांटिक महासागर के ऊपर लिंडबर्ग की उड़ान बहुत खतरनाक थी। अटलांटिक महासागर के ऊपर जगह जगह घने कोहरे थे, फॉग, जहां कुछ भी दिखना बंद हो जाता था, लेकिन फिर भी लिंडबर्ग बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ता गया। सबसे बड़ी चुनौती थी नींद आने की। अटलांटिक महासागर की ये उड़ान कई घंटों की थी और चार्ल्स लिंडबर्ग पर नींद के झोंके आने शुरू हो गए। खुद को जगाए रखने के लिए लिंडबर्ग ने हवाई जहाज की खिड़की खोल दी जिससे कि बर्फीली हवाएं उसे सोने नहीं दे। इसके बाद उसने बारी बारी से अपनी एक एक आंख बंद करके उसको आराम देना शुरू किया। इसके बावजूद चार्ल्स लिंडबर्ग की हालत नींद के मारे बुरी हो गई और उसे अजीबोगरीब सपने दिखाई देने लगे।
लिंडबर्ग को ऐसा भी डर लगने लगा कि उसे गहरी नींद आ जाएगी और उसका विमान समंदर के अंदर गिर जाएगा। फिर भी लिंडबर्ग ने हिम्मत नहीं हारी, खुद को किसी तरह जगाए रखा और 33.5 घंटे उड़ान भरकर वो पेरिस के हवाई अड्डे पर सही सलामत पहुंच गया। पेरिस के हवाई अड्डे पर 1 लाख लोगों की भीड़ चार्ल्स लिंडबर्ग के स्वागत के लिए मौजूद थी। जब लिंडबर्ग का ये विमान स्पिरिट ऑफ सेंट लुई पेरिस के हवाई अड्डे पर उतरा तो ये भीड़ खुशी से पागल हो गई। लोगों ने चार्ल्स लिंडबर्ग को अपने कंधों पर उठा लिया। चार्ल्स लिंडबर्ग ने कुल 5,800 किलोमीटर की हवाई यात्रा की थी। चार्ल्स लिंडबर्ग अमेरिका में भी नायक बन गए और उनके लौटने पर उनके स्वागत में न्यूयॉर्क में जो जलसा हुआ उसमें 40 लाख लोगों ने शिरकत की। अमेरिका में तब के जो राष्ट्रपति थे कैल्विन कुलीज, उन्होंने चार्ल्स लिंडबर्ग को अमेरिकी सेना का सबसे ऊंचा पदक देकर सम्मानित किया। चार्ल्स लिंडबर्ग इतना पॉपुलर हो चुके थे कि कुछ लोगों ने तो ये भी चर्चाएं करनी शुरू कर दी कि वे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। लेकिन चार्ल्स लिंडबर्ग की राजनीति में रुचि नहीं थी, पॉलिटिक्स में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। बुजुर्ग हो जाने के बाद चार्ल्स लिंडबर्ग प्रशांत महासागर के हवाई द्वीपों में एक टापू पर रहने चले गए। वे शहरों की भीड़ भाड़ से, कोलाहल से दूर रहना चाहते थे। इस टापू ने उनको प्रकृति प्रेमी बना दिया और उन्हें नेचर से इतना प्यार हो गया कि आखिरी दिनों में चार्ल्स लिंडबर्ग ये कहने लगे कि मुझे उड़ते हुए हवाई जहाज से ज्यादा अच्छे उड़ते हुए परिंदे लगते हैं। सन 1974 में 1974 में 72 साल की उम्र में चार्ल्स लिंडबर्ग का इंतकाल हो गया। तो बच्चों, ये थी एक बहादुर पायलट की दास्तान। आज के समय में ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। हर रोज यूरोप और अमेरिका महादेशों के बीच सैकड़ों उड़ानें भरी जाती हैं और हजारों लोग इन विमानों में यात्राएं करती हैं। लेकिन सन 1927 में 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने जो साहस का काम किया, उसने घुमक्कड़ी की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।